हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आज फिर से मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेकर आई हूँ। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। डेली मैं 10 क्वेश्चंस ही लेकर आ रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस लेने से फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को। इसलिए मैं धीरे धीरे कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, जिससे समझने में आसानी होती है और बोरियत भी फील नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी पढ़ाई करते रहते हैं। उससे फिर क्या होता है कि अगर बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट दे दिया जाता है या फिर क्वेश्चन पेपर दे दिए जाते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील करते हैं बच्चे। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, डेली क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल से जुड़े रहें और डेली आपकी क्लास आती है, आप क्लास करते रहें डेली। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस करने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और क्योंकि ये जो क्लास है बाकी बच्चों को भी मिलती रहेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में समान अधिकार की मांग तथा नस्ल भेदभाव के समापन के लिए प्रारंभ किया गया आंदोलन था। बताइए। क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन देखिए। ऑप्शंस में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए रंगभेद, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी नागरिक अधिकार आंदोलन। बताइए। 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में समान अधिकार की मांग तथा नस्ल भेदभाव के समापन के लिए प्रारंभ किया गया आंदोलन था। इसमें आंदोलन के बारे में पूछा गया है कि 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा आंदोलन चलाया गया था नस्ल भेदभाव के समापन के लिए, कि नस्ल भेदभाव वहाँ पर जो था वो भेदभाव कैसे खत्म किया गया था, किस आंदोलन के थ्रू। तो बताइए कौन से आंदोलन के थ्रू खत्म हुआ था ये भेदभाव? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, नागरिक अधिकार आंदोलन। इसमें क्या किया गया था? 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल भेदभाव के विरोध में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? नागरिक अधिकार आंदोलन। और इसमें 1964 में, फिर कुछ समय बाद 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम में जाति, धर्म, धार्मिक समुदाय, राष्ट्र के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया था। मतलब कौन कौन सी चीजों को लेकर भेदभाव को समाप्त किया गया था? जाति, है ना, जाति में बहुत भेदभाव था, धार्मिक को चीजों को लेकर भेदभाव था, समुदाय, राष्ट्र के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस युग में पर्यावरण परिवर्तन हुए थे? बताइए। पुरा पाषाण युग में, नव युग में, मध्य पाषाण युग में, लघु युग में। बताइए कौन सा वो युग था जिसमें पर्यावरण परिवर्तन हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए है पुरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी है नवयुग, ऑप्शन नंबर सी है मध्य पाषाण युग और ऑप्शन नंबर डी है लघु युग। आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, इसका क्वेश्चन मध्य पाषाण युग होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, उसका वो इसका आंसर बिल्कुल सही सही लगाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? पर्यावरण परिवर्तन कहाँ हुए थे? मध्य पाषाण युग में आकर पर्यावरण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मध्य पाषाण युग में पृथ्वी पर्यावरण परिवर्तन देखे गए हैं और इसे 1500 वर्ष के पाषाण युग का मध्यकाल माना जाता है। क्या माना जाता है? मध्यकाल माना जाता है। और इसमें आकर मध्य पाषाण युग में आके पर्यावरण परिवर्तन हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए इंडिगो आयोग ने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए इंडिगो आयोग ने ऑप्शन नंबर ए नील किसानों के लिए लगान की दर में कमी की सिफारिश की थी। इंडिगो आयोग ने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बनाया गया था इंडिगो आयोग, उसमें क्या हुआ था देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर बी किसानों को नील उत्पादकों पर आक्रमण का दोषी करार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी नील उत्पादकों को किसान पर जोर जबरदस्ती से नील उगाने का दोषी पाया गया। ऑप्शन नंबर डी किसानों व उत्पादकों में, यहाँ पर में करिएगा, ये गलत हो गया था, में नील उगाने हेतु उत्पादकों को नील उगाने हेतु किए गए सारे समझौते निरस्त कर दिए गए। बताइए कौन सा आंसर इसका ठीक जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नील उत्पादकों को किसान पर जोर जबरदस्ती से नील उगाने का दोषी पाया गया। किस पर? किसान पर जोर जबरदस्ती से नील उगाने का दोषी पाया गया। किसमें?
जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आयोग बनाया गया था, इंडिगो आयोग में। ठीक है, इंडिगो आयोग ने क्या दिखाया, नील उत्पादकों को किसान पर जोर जबरदस्ती से नील उगाने का दोषी पाया। ठीक है, इसमें क्या बात कही गई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा नील कमीशन की स्थापना भारत में किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए की गई थी। ठीक है, नील की खेती करवाने वाले व्यक्ति जो थे उनको दंडित करने के लिए की गई थी। उस समय किसानों को धान की खेती के स्थान पर नील की खेती करने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया गया था, क्योंकि जो किसान थे वो धान का उत्पादन करते थे, तो धान की जगह किसानों को नील उत्पादन के लिए प्रेशर किया गया, जबरदस्ती की गई थी उनके साथ कि नील उगाया जाए, क्योंकि नील से बहुत फायदा होता था। नील क्या करते थे, ब्रिटिश अंग्रेज क्या करते थे, वो इंग्लैंड ले जाकर उसका व्यापार करते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती उन पर नील उगाने का प्रेशर डाला कि नील उगाया जाए, धान की खेती की जगह नील उगाया जाए। ठीक है, राइट, पढ़ाऊंगी मैं, ये सब भी पढ़ाऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी और आगे, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ इसमें। ठीक है, चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में निम्नलिखित में से प्रथम स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था कौन सी है, बताइए। भारत में निम्नलिखित में से प्रथम स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी पंचायत, ऑप्शन नंबर डी संघीय सरकार। बताइए कौन सी सरकार है प्रथम स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कौन सी सरकार है, बताइए बताइए, आंसर दीजिए। ये तो आप लोग आंसर देंगे ना बहुत अच्छे से। देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 पंचायत। ठीक है, प्रथम स्तर की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कौन सी है, पंचायत सरकार। ठीक है, चलिए, ये मत कर देना केंद्रीय सरकार, काफी बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंचायत। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू मंदिरों के किस भाग में मुख्य आराध्य की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, बताइए किस भाग में, भाग पूछा गया, किसकी नहीं, हिंदू मंदिरों में किस भाग में मुख्य आराध्य की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए शिखर, ऑप्शन नंबर बी मंडप, ऑप्शन नंबर सी नृत्य कक्ष, ऑप्शन नंबर डी गर्भगृह। बताइए क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता था, हिंदू मंदिरों के गर्भगृह में प्राय देवी देवता की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये देखो गर्भगृह के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी है वो देख सकते हैं, मैंने उसके बारे में पढ़ाया, गर्भगृह क्या होता है, मंडप क्या होता है, शिखर क्या होता है, जैसे मंदिर का जो शिखर ऊंचाई पर होता है, सबसे ऊंचाई पर उसको शिखर बोलते हैं ना। गर्भगृह वो होता है जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती है ना, ये मैंने पढ़ाया हुआ। नृत्य कक्ष वो होता है जहाँ पर नृत्य का आयोजन किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। मध्य युग के प्रारंभ में मंदिरों को दान दी गई भूमि को कहा जाता था। मध्य युग के प्रारंभ में मंदिरों को दान दी गई भूमि को कहा जाता था। मध्य युग में पूछा गया है, मध्य युग में मंदिरों को दान की गई भूमि को क्या कहते थे। ऑप्शन नंबर ए देवदान, ऑप्शन नंबर बी भूमिदान, ऑप्शन नंबर सी सभा, ऑप्शन नंबर डी शाला भोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, भूमिदान। भूमिदान कहा जाता था। मध्यकाल में मंदिरों को दान की गई भूमि को भूमिदान कहा जाता था। ये क्वेश्चन बनता है, देखो क्वेश्चन में से आंसर बना है। उस काल में राजा व प्रजा दोनों ही मंदिरों के लिए भूदान किया करते थे, है ना। किसके लिए, दोनों ही मंदिरों के लिए भूदान किया करते थे, भूमि का दान। राजा और प्रजा, जिस तरीके से राजा पे भूमि होती थी वो उस तरीके से करता था, और प्रजा भी करती थी भूमि को दान। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपका सीटेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, आपका टीजीटी पीजीटी हो गया, केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, इनमें ये क्वेश्चंस बनेगा, बनता हड़प्पा सभ्यता से काफी क्वेश्चंस बनते रहते हैं और काफी कंफ्यूजन होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सतलुज, झेलम, गंगा और सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था, बताइए किस नदी के किनारे हुआ था। काफी पढ़ा होगा आपने, बहुत पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी कई बार इसे बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सिंधु नदी होगा। क्या होगा, सिंधु नदी होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। वर्तमान में ये कहाँ पर, वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा काल के भग्नावशेष में मिले हैं। ठीक है,
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कावेरी नदी के जल का अधिकतर उपभोग निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य करते हैं? कावेरी नदी, जो दक्षिण में कावेरी नदी है, उस जल का अधिकतर उपभोग निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य करते हैं? दो राज्य के बारे में पूछा गया। बिल्कुल, इस कावेरी नदी को लेकर काफी लड़ाई भी होती रही है राज्यों में। ठीक है, तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगी, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेनेशन उसमें करूंगी। तो ऑप्शन नंबर ए केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बताइए क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? चलिए बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे दो राज्य थे जो कावेरी नदी के जल का अधिकतर उपयोग करते थे, और इसको राज्य जो है ना, इसको लेकर उनमें थोड़ी लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। ठीक है, तो कावेरी नदी के जल का उपयोग कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों द्वारा किया जाता है। कावेरी नदी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पांडिचेरी से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल व पांडिचेरी से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। 17वीं सदी के अंतिम चरण में टीपू सुल्तान के मरने के बाद मैसूर को किस पुराने राजवंश को सौंप दिया गया था? मतलब 17वीं शताब्दी की बात है। देखो क्वेश्चन में आंसर छपा हुआ है। टीपू सुल्तान का समय कब था? 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में टीपू सुल्तान मरा था, 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। और मैसूर को किस पुराने राजवंश को सौंप दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा मराठा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वोडियार, ऑप्शन नंबर सी सिंधिया, ऑप्शन नंबर डी निजाम हैदराबाद। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वोडियार होगा, यहाँ पे डी है, डी नहीं है, डी कर लीजिए, है ना, वोडियार होगा ये, वोडियार। वोडियार राजवंश को सौंप दिया गया था। 17वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर वोडिया राजवंश के अधीन आ गया था। इसने कई राजाओं के संयोग से शासन किया था, कई राजाओं के शासन से मिलकर इसने शासन किया था राज्य पर। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और जिसने भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, मुझे फिर और भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम कर पाऊंगी। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं फिर वो आपको बताऊंगी। ऐसे मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डेली लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्स कई आ रहे हैं इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। चारबाग निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मुगल शासकों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी तुगलक शासकों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी खिलजी शासकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लोधी शासकों द्वारा। तो 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मुगल शासकों द्वारा। चारबाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मुगल शासकों के द्वारा। चारबाग, जिसे चारबाग भी कहा जाता है, ठीक है, चाहर बाग भी कहा जाता है इसको, चाहर बाग भी कहा जाता है चारबाग को। पारसी शैली का उद्यान है। क्या है? पारसी शैली का उद्यान है। इसे मुगलों ने बनवाया था। ये 4 छोटे छोटे बागों में बटा हुआ है। पारसी में चाहर का अर्थ होता है चार, व बाग का अर्थ होता है उद्यान। समझे? पारसी में क्या चार का अर्थ होता है? चार, और बाग का मतलब क्या होता है? बाग का अर्थ होता है उद्यान। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मैंने 10 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं। जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।